नमस्कार साथियों, मैं पुष्पराज सिंह इन व्यू से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और हमारी टॉक ऑफ द टाउन सीरीज में आज हमारे मेहमान हैं सदर विधानसभा क्षेत्र या जिसे हम कैंट विधानसभा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं कि युवा नेता अभिषेक चौकसे जी। इनके बारे में जानकारी यदि हम दें तो इन्होंने छात्र राजनीति से अपने कैरियर की शुरुआत करी और एनएसयूआई में अध्यक्ष के पद पर भी रहे और तत्पश्चात कैंट विधानसभा में ये लगातार सक्रिय रहे हैं और कैंट बोर्ड के लगातार 4 बार उपाध्यक्ष भी ये रहे हैं। और वर्तमान समय पर यदि हम देखें तो कांग्रेस संगठन के अंदर यदि हम कैंट विधानसभा की बात करें तो इनकी सक्रियता सबसे ज्यादा वहां पर देखी जा सकती है। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और भविष्य में इनकी क्या कार्य योजना है और संगठन को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, इस सब के बारे में, इनकी कार्य योजना के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। तो हम स्वागत करते हैं अभिषेक चिंटू जी का कि इन्होंने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि राजनीति को ऐसा कैरियर के तौर पे आपने क्यों चुना? हालांकि आपकी एक पारिवारिक विरासत है, लेकिन फिर भी क्या मोटिवेशन था जो आपको इस ओर लेकर आया सर? शुरू से ही पिताजी को मैंने देखा था जनसेवा में जी। और साथ ही साथ जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे कैंट विधानसभा के डॉक्टर आलोक चंद सोरी जी, आलोक मिश्रा जी, मैं उनको देखता था कि कांग्रेस पार्टी में और घर में भी बचपन से किस्से सुनता था। छात्र राजनीति में ऐसा आंदोलन किया छात्रों हित के लिए, आज शहर हित के लिए कर रहे, तो इसी से प्रेरित सब होके मैं राजनीति में आया। और पिता से जो विरासत में मिला, चाहे राजनीति हो, चाहे जनसेवा या सामाजिक कार्य हो, जैसे धनुष्य ग्रामलीला समिति मेरे पिता वहाँ पे कई वर्षों से अध्यक्ष रहे, तो सामाजिक कार्य में भी जैसे अखाड़ा समिति में वो वहाँ पे व्यवस्थापक रहे, संरक्षक रहे, तो ऐसे सदर की सब मुझे अपने पिता से मिली हुई जी। तो आप लगभग कई वर्षों से सक्रिय रहे हैं। पहले जब ईश्वरदास रोहाणी जी, स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी जी यहाँ पर विधायक हुआ करते थे, तब आप बीजेपी में थे। हाँ, लेकिन बाद में फिर आपने कांग्रेस में शिफ्ट किया सर। पहले से मैं कांग्रेस में था, लेकिन जी कभी कभी भटकाव हो जाता है, कुछ माह का भटकाव था जी, तो मैं रोहाणी जी के साथ था, लेकिन पुनः वापसी में क्योंकि विचारधारा का मेल नहीं हुआ जी। कभी कभी होता है, बड़े व्यक्ति तो अच्छे थे लेकिन वैचारिक मतभेद हो गए थे उनसे कुछ, इस वजह से मैं पुनः वापस कांग्रेस में आया। लेकिन सर हम देखें कि आपके विधानसभा क्षेत्र में विगत 30 वर्षों से यदि हम प्रेजेंट कार्यकाल को भी मिला लें तो वहां पे भाजपा का वो एक बहुत अभेद्य गढ़ बना हुआ है। और पिछले 2 विधानसभा चुनाव भी हम देखें तो लगभग 50,000 की लीड से भाजपा के प्रत्याशी वहां से जीतते आए हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि कैंट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का संगठन आज भी उतना मजबूत नहीं है? देखिए, पिछले 30 वर्ष से जो भाजपा जीत रही है, कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद थे हमारे अब सभी कांग्रेस साथियों में जी, वो एकजुट नहीं हो रहे थे। तो काफ़ी समय से हम लोग प्रयासरत थे और इसमें सफलता भी मिली। अभी हाल ही में हम लोग पूरी कैंट विधानसभा के सभी जो हमारे वरिष्ठ थे, जो भी टिकटार्थी थे कांग्रेस के साथी, हम लोगों ने बैठक की और ये निर्णय लिया कि कब तक हम अपने आपसी मतभेद ऐसे करते रहेंगे, तो टिकट जिसको भी मिले, अपना अपना ही होता है और पराये पराये होते हैं, तो हम लोग एकजुट होके इस बार कैंट विधानसभा से जिसको भी टिकट मिले एक मतेन होके हम कांग्रेस के हित में काम करें। और कहीं ना कहीं जनता में भी आक्रोश है रोहाणी परिवार के लिए। 30 साल का कार्यकाल बहुत लंबा होता है। 20 वर्ष स्वर्गीय रोहाणी जी थे और 10 वर्ष अभी उनके पुत्र अशोक रोहाणी जी हैं। मानेगांव मोहनिया में वो पानी की समस्या नहीं सुलझा पाए। आज स्वास्थ्य की बात कर ले तो रांची क्षेत्र में एक सरकारी अस्पताल है, लेकिन उसको भी वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। वहीं आप तिलहरी बिलहरी में बात कर ले, नर्मदा जी के किनारे हैं, वहाँ पानी की समस्याएं हैं। इंदौर की बात करें, वहां पे 56 जो है चौपाटी को विकसित किया गया था। ठीक इसी तरह से यही कॉन्सेप्ट को लेकर कटंगा क्षेत्र में एक बहुत बढ़िया कैफेटेरिया हमने डेवलप किया था और पूरे शहर की जनता वहां आ भी रही थी जी। अचानक सर रातों रात क्या हुआ कि वो सारी चीजें हटा दी गई सर? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया और काफी समय से किसी भी पत्रकार ने मुझसे नहीं पूछा जी। आपने पूछा, इसके लिए धन्यवाद। आपने जो कहा इंदौर, वाकई में मैं इंदौर गया था, 56 भोग मैंने देखा था, और भी मेट्रो सिटीज में जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर, बड़े बड़े बिल्डिंग में हम बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मेट्रो सिटीज में हम जाके देख रहे हैं छोटी छोटी गुमटियों में भी बहुत बहुत अच्छे व्यवसाय हो रहे हैं। इसी सब को देखते हुए हमने नर्मदा रोड में
जब हमने ये प्रस्ताव लाया कब किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आई, जब वहां निर्माण हुआ किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आई, ऑक्शन भी हुआ नहीं आई आपत्ति। ऑक्शन के बाद जो लोगों ने ली, अब उन क्या कारण था खोल नहीं पा रहे थे, जो भी है, फिर धीरे धीरे वो विकसित हुआ। लगभग इसमें 3 से 4 साल लगा, किसी प्रकार की कोई आपत्ति। लेकिन जब वो विकसित हो गया उसके बाद उच्च न्यायालय में एक पिटीशन दायर की गई। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि न्यायालय का आदेश है सर्वमान है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार लोग इसके जिम्मेदार हैं जो पीछे से थे। अगर वो गलत जमीन पे गुमटियां बनी थी तो जिस दिन सैंक्शन हुआ था, ये कौन जिम्मेदार है सर? आप सीधे सीधे नाम यदि इसमें कहीं ना कहीं पीछे से कैंट के विधायक रोहानी जी को मैं आरोप लगा रहा, क्योंकि उन्हीं के लोगों ने पिटीशन लगाई। अगर मेरा ये था कि अगर गलत जमीन पे वो जिम्मेदार थे, कैंट विधानसभा के विधायक थे, उनको लग रहा था गलत जमीन पे बन रही है अगर वो गुमटियां, तो उनको तत्काल, क्योंकि वो भी बोर्ड के मेंबर थे, कभी उन्होंने कोई आपत्ति नहीं ली। लेकिन जैसे ही वो गुमटियां बनी और जब बनने के 2 साल तक भी जब सुचारू रूप से चालू नहीं थे, जब तक शांत थे, जब एक अच्छा व्यवस्थित बाजार बन गया उसका लगातार भाजपा विरोध करने लगी। कहीं ना कहीं कैंट छावनी में कांग्रेस का पार्षद उपाध्याय अगर कोई काम कर रहा था, क्षेत्र में बता रहा था कि यानी जनसेवा क्या होती है, राजनीति सिर्फ रोड नाली तक सीमित नहीं। आज हमने स्कूल अच्छा डेवलप किया, हॉस्पिटल अच्छा डेवलप किया, ग्राउंड अच्छा डेवलप किया, गार्डन को अच्छा विकसित किया, उसके साथ साथ क्षेत्र कैसे बढ़े, वहां का व्यापार कैसे बढ़े, उसके लिए हमने काम किया। तो कहीं ना कहीं इनको पीड़ा हुई, इनको लगा कि क्षेत्र की जनता सवाल करने लगेगी, तो इसी को लेके इन्होंने आए दिन आंदोलन प्रदर्शन किया। और हम न्यायालय का आदेश मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी भी इसमें वो थे नगर निगम के। क्यों नहीं न्यायालय ने उन नगर निगम के अधिकारियों को पनिश किया कि आपकी जमीन पे अगर मैं आपके घर के अंदर अतिक्रमण करूंगा तो आप आपत्ति करेंगे, लेकिन आपको वो मालूम ही नहीं है। हम उसको मेंटेन कर रहे हैं पूरी कैंट छावनी को। कैंट छावनी क्या वो बाजार जो लगाया गया, वो क्या स्थिति पूरी तरह से क्लियर नहीं थी कि ये जमीन नगर निगम के दायरे में आती है कि कैंट बोर्ड के दायरे में आती है? कभी नगर हाईकोर्ट का फैसला यदि आपके विपक्ष में गया तो जिम्मेदारी तो सर कैंट बोर्ड की भी बनती है कि इन्होंने गलत निर्णय लिया। देखिए कैंट बोर्ड वहां पे, मैंने कहा ना आपको कि हमारा पिलर लगा हुआ था जी, वो हाईवे था। लेकिन जब हाईवे खत्म हुआ तब, क्योंकि उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि मैं पार्षद था नहीं उस समय, वो हाईवे टर्न जब हाईवे खत्म होता तो लोकल निकाय को मैंने बताया तो वो नगर निगम को चला गया होगा। लेकिन मेंटेन तो हम अभी तक कर रहे थे, जब वो आदेश के पहले तक हम कर रहे थे। तो अगर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि था उसको भी उस पे ऑब्जेक्शन लेना था या नगर निगम को ऑब्जेक्शन लेना था। न्यायालय में मैटर नहीं जाता तो किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन हमारी सोच तो विकास की थी ना जी। वहां गुमटी बना के अगर हमने ऑक्शन किया तो कम से कम अगर 44 लोगों को वो मिली थी तो 44 लोग नहीं थे उसमें, कम से कम 1000 आदमी का परिवार चलता था वहां से, जो उनकी लेबर्स थी सब थी, वो सब बेरोजगार हो गए। और आज क्या स्थिति है, वहां पे अवैध रूप में गुमटियां लग रही हैं। आप रात को देख लो, शराब पी रहे हैं लोग, अंडे के ठेले लग रहे हैं। ये अगर शहर के जिम्मेदार लोगों को अच्छा लगता है तो ठीक है। आज आप पूरे शहर की हम बात कर रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या सोच है। चाहे इसके पहले 15 साल के भाजपा के महापौर लोगों, क्या इन्होंने कभी कोई ऐसी विकास कार्य किए, सोच रखी कि शहर में कुछ अलग से हो। आज जबलपुर शहर में लोग आते हैं और कहते हैं अरे यार जो जैसा शहर था वैसे ही है, वही भेड़ाघाट, वही बरगी, अन्य चीजें कुछ आपने ऐसी डेवलप करने का प्रयास किया। कैंट छावनी एक छोटी सी संस्था है, लेकिन हमारी सोच अच्छी थी। लेकिन सर इसी कैंट बोर्ड में आप देखेंगे कि सीबीआई का रेड पड़ा, क्योंकि सफाई ठेकों को लेकर बहुत सारी अनियमितताएं थी, काफी ज्यादा भ्रष्टाचार की बात आई और दिल्ली की सीबीआई की टीम को आके यहाँ पे रेड करनी पड़ी। तो इस पर व्यापक विरोध प्रदर्शन या इसके पहले से ही इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया? आपको याद होगा सीबीआई रेड के एक दिन पहले ही कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था कैंट बोर्ड में। अच्छा। जब तक हम लोग बोर्ड में थे, मैं ये नहीं कहूंगा कि दाल में नमक नहीं था, लेकिन जब बोर्ड से हम अलग हुए तो दाल पूरी नमक से भर चुकी थी। ये जो प्राइवेटीकरण हुआ है आज, जो केंद्र सरकार ने किया है, अब उनकी क्या सोच है, लेकिन मुझे ये तो पूर्ण भ्रष्टाचार दिखता है इसमें जी। आज जो ठेकेदार लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कमाई के लिए लेते होंगे।
इन्हीं सारी बातों को लेके हमने सीबीआई रेड के पहले भी हम पत्राचार कर रहे थे, और कहीं ना कहीं सीबीआई में हमारे पत्र गए हुए थे, तभी ये रेड पड़ी। हम देख रहे थे जिस जगह हमने कार्य किया है, ईमानदारी से कार्य किया है, बहुत प्रयास किया है कि सिस्टम सुधरे, लेकिन वही सिस्टम बिगड़ते हुए देख रहे थे। तो हमने एक दिन पहले ही सीबीआई रेड के घेराव किया था, काफी व्यापक स्तर पे वो घेराव हुआ था। आपके समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों में भी आया था वो घेराव। दूसरे दिन बड़े बड़े उसमें हेडिंग्स भी थी, और सीबीआई ने इनिशिएट लिया और उस पर रेड डाली है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। अब इसमें सीबीआई आगे क्या करे, लेकिन दोषियों पे कार्रवाई होना चाहिए। आज ठीक जो इसी तरीके से अधिकारी, सर देखें कि अभी चुनाव नहीं हो रहे हैं, उसका भी क्या कारण है सर? देखिए, केंद्र सरकार जैसे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, हम लोग को ऐसा लग रहा है कि वो नगर निगम में शामिल करना चाहते हैं। ठीक है, जब नगर निगम में शामिल हो, क्या इसमें वो वोटर लिस्ट से जो लोगों के नाम काटे गए, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि चुनाव नहीं होने दिए जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कि अतिक्रमणकारी वोटर नहीं हो सकते। इसको गलत न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को गलत तरीके से बोर्ड के अधिकारियों ने प्रेडिक्ट किया। हम लोग को तो जो ये जानकारी है, चुनाव इसलिए रद्द करा दिए गए कि अगर कैंट 62 छावनी के चुनाव इनको अलग करके कर देते हैं तो विधानसभा और लोकसभा में इनको फर्क पड़ रहा था, तो इसलिए इन्होंने चुनाव रद्द करा दिए। ये उच्च न्यायालय में जवाब भी नहीं दे पा रहे है सरकार कि क्यों चुनाव रद्द कराए गए जी। तो और अगर इनको नगर निगम में शामिल करना है, हम स्वागत करते हैं कि हम नगर निगम में जाएं, लेकिन नगर निगम में तभी हम जाएं जब हमारे बगीचे, बंगले, कंपाउंड और करौंदी वासी जबलपुर में जो है, और साथ साथ 62 छावनी में भी इस तरह के लोग हैं, ये सारे लोगों को आप भेजो ना। हमने अभी जब प्रदेश सरकार 1.5 साल की कांग्रेस की बनी थी, हमने सर्वे भी कराया था कि 350 पौने 400 एकड़ जो जमीन है वो भिटौली में प्रदेश सरकार की आर्मी उसका उपयोग कर रही है, तो वो आर्मी ले ले। और 153 को जो हमारी बगीचे, बंगले, कंपाउंड, करौंदी का इसका सर्वे हुआ था, इसको सबको प्रदेश सरकार को दे दे जी। तो इस पे कमलनाथ जी ने स्वीकृति भी दे दी थी और इसका सर्वे भी हो गया था, पूरा सब पेपर वर्क भी तैयार हो गया। तो माननीय तरुण भानोट जी ने घोषणा भी की थी पहली कैबिनेट बैठक में शिवाजी मैदान में कि हम तैयार हैं, लेकिन ये प्रस्ताव आगे जाता है, इसके पहले सरकार की गई। चलिए सर, यदि मैं आगामी विधानसभा चुनावों के बारे में बात करूं तो हम देखते हैं आ रहे हैं कि संगठन जो है वो कहीं ना कहीं आपकी विधानसभा में काफ़ी कमज़ोर है, और लगातार आप देखेंगे कि हाल ही में विरोध प्रदर्शन हुआ जबलपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष और जो वर्तमान में महापौर हैं उनके द्वारा, और कहीं ना कहीं उसका दूसरा एंगल ये भी देखा जा रहा है कि एक प्रत्याशी के तौर पर भी उनकी दावेदारी आपके क्षेत्र से मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर यदि हम देखें तो आपने ये मुद्दा हमेशा से उठाया कि कैंट की माटी, कैंट का मानुष, तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी उम्मीदवारी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, या फिर आपका क्षेत्र क्या इतना संगठन के तौर पे इतना वीक है कि कोई भी बाहरी प्रत्याशी आकर आपके यहाँ से उम्मीदवारी तय कर सके? देखिए, जब भी शहर अध्यक्ष जो कांग्रेस के बने, वो चाहे पश्चिम से हो, चाहे मध्य से हो या पूर्व से बने हुए हैं, तो ये अभी हमारी हाल ही में हम सभी, जैसे मैंने बताया कि सब कांग्रेस के लोगों को संगठित किया है कि हम एक हों, हमारा विधायक बने, तो उसमें ये भी मुद्दा आया था कि कैंट से कभी भी शहर अध्यक्ष नहीं बना है, तो कैसे कैंट मजबूत हो, क्योंकि हमारी तीनों विधानसभाओं में विधायक है वो कार्य कर रहे हैं जी। कैंट छावनी में तो पार्षद हम लोग जीतते आ रहे थे, लेकिन नगर निगम में नहीं जीत पा रहे थे, तो यहाँ कांग्रेस कैसे मजबूत हो? तो इस बार क्यों ना कैंट विधानसभा से शहर अध्यक्ष बनाया जाए, जिससे कि संगठन भी मजबूत हो, क्षेत्र की जनता को भी लगे हाँ यहाँ पे कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व मिल रहा है जी, सम्मान मिल रहा है, तो जनता भी जुड़े। तो इसी के लिए ये बात हुई थी। और रही प्रत्याशी की बात, प्रजातंत्र है, हर व्यक्ति को अधिकार है अपना बात रखने का, और कांग्रेस पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है जी, तो सब अपना क्लेम कर सकते हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, क्षेत्र की जनता के बीच कौन है? अगर पार्टी सर्वे कराए और लगता है पार्टी को कि कैंट के अंदर ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्षेत्र की जनता की डिमांड है, जो क्षेत्र की जनता चाहती है कि इसको मौका दे, तो निश्चित तौर पे उसको मौका देना चाहिए। और फिर पार्टी का जो निर्णय होगा, हम लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, जो पार्टी निर्णय लेगी फिर उस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब तक टिकट नहीं होती,
तब तक सबको अपनी बात रखने का अधिकार क्योंकि है। पिछले बार भी सर जब आलोक मिश्रा जी को टिकट प्रदान करी गई तो आपके जो समर्थक थे, लगभग 20,000 समर्थकों के द्वारा ये घोषणा करी गई कि हम बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आपने उनको समझाया अब और बुझाया। लेकिन क्या इस बार भी इस तरह की स्थिति का निर्माण हो सकता है यदि आपके अलावा किसी और को प्रत्याशी के तौर पे वहां पे घोषित किया जाता है? समर्थक हैं जी, निर्णय लेते हैं, समर्थकों से ही नेता होता है, लेकिन नेता का कर्तव्य है कि वो जिस पार्टी से जुड़ा है तो वो अपने समर्थकों को भी सही रास्ता दिखाए। कहीं ना कहीं आंतरिक सहमति तो आपकी भी होती होगी सर। देखिए, मैं भी इंसान हूँ जी, आक्रोश रहता है, लेकिन थोड़ी देर की रहता है, क्योंकि हम लोग एक पार्टी से जुड़ चुके हैं, हमारी विचारधारा उससे है। और इस बार भी मैं प्रयासरत हूँ, पब्लिक के बीच हूँ पिछले 5 साल से, और पार्टी को लगता है मुझे लड़ाना है या किसी अन्य को, जी, फिर निर्णय जनता पे रहेगा। जी। क्योंकि अभी सर कैंट बोर्ड के खंडित होने की भी बात हो रही है कि कैंट बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं अब जो क्षेत्र के विधायक हैं उनको खुले तौर पे काम करने का मौका मिलेगा। तो आप भी क्षेत्र की जनता से क्या वादा करना चाहते हैं सर, जो कैंट बोर्ड के रहते हुए समस्याएं आ रही थी, और जब यदि कैंट बोर्ड यदि नहीं रहेगा तो कितना स्वतंत्र होकर आप काम कर पाएंगे, और क्या क्या काम के वादे आप अपनी क्षेत्र की जनता से करना चाहेंगे? देखिए, अगर आपने संकल्प लिया है सेवा करने का, तो पद हो ना हो, जी, आपका भाव होना चाहिए। और जनप्रतिनिधि तो मेरे ख्याल से चाहे अपने क्षेत्र का हो, अगर सेवा करना चाहता है, किसी की समस्या सुलझाना चाहता है, तो वो कभी भी कहीं भी जाके लड़ सकता है उसके अधिकार के लिए। अब तो सफल हो ना हो, पार्टी मुझे मौका देती है और क्षेत्र की जनता मौका देती है, मैं विधायक बनता हूँ, तो जो मेरी सोच है, सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, इन क्षेत्रों में काम करूंगा, और इसके साथ साथ रोजगार और क्षेत्र मजबूत कैसे हो, क्षेत्र के लोग मजबूत कैसे हो, ये प्रयास करूंगा मैं, और मेरा यही प्रयास रहेगा। चलिए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और अपनी कार्य योजना और अपनी भविष्य की प्लानिंग के बारे में हमको जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और पूरी टीम की ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ बुलाया। थैंक यू सर।